हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जाम विजडम टीम की तरफ से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है आकाश श्रीवास्तव। दोस्तों, आज के सेशन में हम दो एडिटोरियल आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। पहले एडिटोरियल आर्टिकल में बात होगी जिस तरीके से अभी हाल में ही मैंगलोरू बम ब्लास्ट होता है और इसके तार कोयम्बटूर ब्लास्ट से जोड़कर देखे जा रहे हैं। और दूसरे एडिटोरियल आर्टिकल में बात होगी लगातार केरला में गवर्नर बनाम गवर्नमेंट ये देखने को मिल रहा है, तो इसमें क्या नया मोड़ आया है। तो बहुत कुछ आज के सेशन में जानने समझने को मिलेगा, अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला एडिटोरियल आर्टिकल है साइंस ऑफ ट्रबल। कोयम्बटूर एंड बेंगलुरु एक्सप्लोजन्स पॉइंट टू इंडियाज इस्लामिस्ट चैलेंज। परेशानी के संकेत। कोयम्बटूर और बेंगलुरु विस्फोट भारत की इस्लामी चुनौती की ओर इशारा करते हैं। आर्टिकल में बात हो रही है जिस तरीके से हाल ही में 19 नवंबर को मैंगलोर कर्नाटका में ब्लास्ट होता है। आरोपी मोहम्मद शारिक, और ये तस्वीर पुलिस द्वारा ही जारी की गई है जो कि इस मोबाइल से बरामद हुई है। जिस तरीके से तस्वीर है जिसमें ये कुकर बम को हाथ में लिए हुए है और इसी से ऑटो रिक्शा में जब ये जा रहा होता है तो विस्फोट होता है। हालांकि खुद भी अभी ये हॉस्पिटलाइज्ड है और जो भी जांच एजेंसियां उनको उम्मीद है कि जैसे ही ये और ज़्यादा ठीक होता है और ज़्यादा बातचीत करने की स्थिति में आता है तो बहुत सारे राज और खोले जा सकेंगे। और अब बात कही जा रही है कि इस तस्वीर से जो सुरक्षा एजेंसी उनका भी अंदाजा लग रहा है कि ऐसा भी संभव है कि इस्लामिक स्टेट जैसी चरमपंथी संस्था से इसके तार जुड़े हो सकते हैं। सीधे न सही तो कम से कम वैचारिक स्तर पर ऐसा जरूर संभव है। और जो जांच एजेंसी है उनका ये भी मानना है कि ऐसा भी संभव है कि इस घटना के जो तार हैं पिछले महीने तमिलनाडु के कोयम्बटूर में ऐसी ही घटना होती है, उसके मास्टरमाइंड जमीशा मुबिन से भी ये जोड़ के देखे जा सकते हैं। हालांकि जमीशा मुबिन की बात करें तो वो कार ब्लास्ट में ही उसकी मृत्यु हो गई थी। और अब बात कही जा रही है जिस तरीके से आरोपी पर ये भी आशंका जताई जा रही है कि मल्टीपल हैंडलर के अंतर्गत ये कार्य कर रहा था। और ऐसा भी संभव है कि वो हैंडलर सीधे तौर पर जो कोयम्बटूर ब्लास्ट होते हैं उससे भी जुड़े हो सकते हैं। जो जांच एजेंसियां हैं उनके द्वारा 75 किलो के जो एक्सप्लोजिव हैं वो भी मुबिन के घर से प्राप्त किए जा चुके हैं। बात करते हैं कोस्टल कर्नाटका की जहां पर मैंगलोरू है। बेसिकली वहां पर जो सांप्रदायिकता है वो काफी चरम पर देखी जाती है हिंदू मुस्लिम के बीच में। और पिछले कुछ वर्षों में इसमें और ज़्यादा इजाफा देखने को मिला है। हालांकि जो केंद्र सरकार है उसके द्वारा लगातार ये बताया जाता है कि पूरे देश में जो टेररिज्म के इंसिडेंट होते हैं, आतंकवादी घटना होती है, वो लगातार घट रही है। और स्पेशली बात कही जा रही है जिहादी टेररिज्म की। विशेष तौर पर जब जिहादी टेररिज्म शब्द का इस्तेमाल होता है तो एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ये अपनी रिपोर्ट में 2017 से इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जब एक डिफरेंट कैटेगरी ऑफ टेररिज्म के तहत में। और निश्चित तौर पर आगे बात हो रही है कि जिस तरीके से जो सरकारी आंकड़े हैं उनके हिसाब से जो आतंकी घटनाएं हैं भारत में उनमें लगातार कमी आ रही है। जो ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड एरिया है इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर की बात कही जाए, उत्तर पूर्व राज्यों की बात कही जाए, साथ ही साथ में जो वामपंथी चरमपंथी विचारधारा से प्रभावित जो राज्य हैं वहां पर भी ये सारी घटनाओं में गिरावट देखने को मिलती है। हालांकि अब आगे बात कही जा रही जिस तरीके से इन डिस्टर्ब्ड एरिया के अलावा भी पूरे देश में ऐसी घटनाएं गिरावट की तरफ हैं अथवा पिछले कई सालों में इस तरीके की घटनाएं देखने को नहीं भी मिलती हैं, किंतु इन घटनाओं को रोकने के पीछे जांच एजेंसी, सुरक्षा एजेंसियों को क्रेडिट दिया जा सकता है। पर जब हम बात करेंगे कि समाज में शांति और सामाजिक सौहार्दता बनाने की, तो ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल चैलेंज बना हुआ है। और निश्चित तौर पर इस तरीके की घटनाएं हैं देश में जो सुरक्षा पर सवालिया निशान खड़ा कर देती हैं। और ऐसे में जिस तरीके के राजनीतिक बयानबाजी हो रही है इन घटनाओं को लेकर, उससे जो माहौल है वो और ज़्यादा खराब होता नजर आ रहा है। किंतु
एक यथार्थ ये भी जिसे इनकार नहीं किया जा सकता कि आज के समय की बात करें तो भारत एक हिंदू बहुसंख्यकवाद सरकार के गिरफ्त में है और निश्चित तौर पर इस्लामिस्ट जो विचारधारा है, कट्टरपंथी, विशेष तौर पर इस्लामिक स्टेट जैसे चरमपंथी संगठनों की विचारधारा जो नवयुवकों को बरगलाते हैं, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के सामने आ रहा है। अगले एडिटोरियल आर्टिकल में अब बात होगी लॉज एंड रूल्स, कानून और नियम। केरला मस्ट ब्रिंग इंडिविजुअल वर्सिटीज इन लाइन विथ यूजीसी रेगुलेशंस। केरल को यूजीसी के नियमों के अनुरूप व्यक्तिगत विश्वविद्यालयों को लाना चाहिए। बात हो रही है जहां केरला की, जिसमें लगातार गवर्नर वर्सेस गवर्नमेंट देखने को मिलता है, और उसी के एक नए कड़ी में ये देखा जा सकता है कि जो लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट सरकार है केरल में, उसके द्वारा एक बिल लाने की तैयारी हो रही है जिससे कि जो वर्तमान गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान जी हैं, इनको जो राज्य यूनिवर्सिटीज होती है, राज्य विश्वविद्यालय, उसके चांसलर के पद से हटाया जा सके, अथवा जो गवर्नर का रोल होता है चांसलर का, उसको समाप्त करने की तैयारी की जा रही है। क्योंकि लंबे समय से बहुत सारे मुद्दों पर गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच में तनातनी देखने को मिल रही है। हालांकि आरिफ मोहम्मद खान द्वारा ये भी सिग्नल दे दिया गया है कि यदि कोई ऐसा प्रस्ताव आता है तो वो उसको आगे नहीं बढ़ने देंगे, क्योंकि तब तक कोई बिल वो व्यवहार में नहीं आ पाएगा जब तक कि उसको गवर्नर का सिग्नेचर उस पर नहीं हो जाता है। और गवर्नर साहब का ये भी कहना है कि जब चांसलर की बात आती है कि गवर्नर चांसलर के रोल को भी निभाएगा, तो ये पूरे देश में एक नेशनल कंसेंसस के तहत में इसका निर्वहन किया जाता है, और ऐसे में जो राज्य सरकार है वो शक्तिहीन इस दिशा में नजर आती है। अगर वो चाहे तो इसको नहीं हटा सकते, ऐसा गवर्नर साहब का कहना है। और ये भी बिल्कुल तौर पे संभव है, इसका भी इन्होंने इशारा कर दिया कि अगर कोई ऐसा बिल आता है तो उसको ये बिल्कुल रोक के बैठ जाएंगे। जिस तरीके से केरल लोक आयुक्त जो अमेंडमेंट बिल 2022 आता है उसके साथ इन्होंने किया, साथ साथ में यूनिवर्सिटी लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2022 को रोक के बैठ गए, उसी तरीके से अगर ऐसा कोई प्रस्ताव आता है तो उसको भी बिल्कुल रोक के बैठ जाएंगे। और आगे बात कही जा रही है जिस तरीके से गवर्नर साहब द्वारा जो केरला के विभिन्न यूनिवर्सिटीज के 11 वाइस चांसलर को नोटिस दे के उनको पदच्युत कर दिया जाता है, और ये उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा एपीजे अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटीज के जो वाइस चांसलर हैं उनका रिमूवल होता है, और कारण बताया जाता है कि जो यूजीसी के जो नियम हैं उसके तहत ये नहीं बैठते हैं, अथवा नियम की मनमानी होती है, नियम की अवहेलना होती है। इस तहत में एक यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर है उसको सुप्रीम कोर्ट द्वारा जब मामला जाता है तो उनको हटा दिया जाता है, और उसी मामले को स्वतः संज्ञान लेते हुए गवर्नर साहब विभिन्न 11 वाइस चांसलर को हटा देते हैं। अब आगे बात कही जा रही जिस तरीके से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की बात कही जाए तो नियम यह है कि जब वाइस चांसलर की नियुक्ति करनी होगी तो जो सर्च कमेटी बनाई जाती है, सर्च कमेटी में से 3 जो नाम है वो 3 नाम का एक पैनल तैयार करके चांसलर के पास भेजा जाता है, और चांसलर इन 3 नाम में से एक नाम को सेलेक्ट करता है, अथवा एक नाम को चुन के वो वाइस चांसलर ऑफ दैट यूनिवर्सिटी को नियुक्त कर देता है। और इसमें एक नया पेज तब आ जाता है जब अभी रिसेंटली जो वाइस चांसलर केरला यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरी एंड ओशियन स्टडीज, इसका मामला आता है केरला हाई कोर्ट के सामने, और केरला हाई कोर्ट द्वारा जो इसके वाइस चांसलर की नियुक्ति होती है उसको रोक दिया जाता है। क्योंकि यूजीसी का जो नियम है, हालांकि जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर यूजीसी का नियम लागू नहीं होता है, किंतु सुप्रीम कोर्ट का ही ये कहना है कि जब बात आएगी राज्य यूनिवर्सिटीज की और यूजीसी के नियम की, तो यूजीसी का जो नियम होता है वो उस पर प्रिवेल कर जाएगा। और अब चूंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरी एंड ओशन स्टडीज का, और आज ही के अखबार की बात करें तो फ्रंट पेज पे भी द हिंदू के ये समाचार भी था कि जब ये मामला केरला हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट तक जाता है तो सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी का
ये इस पे टिप्पणी आती है कि ये जो मामला है जिसमें केरला हाई कोर्ट ने जो स्टे लगाया है वो अब चूंकि मामले पे सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ अभी नहीं करने वाला है, और अब इसमें जो कुछ करेगा वो सब कुछ चांसलर के अधीन रहेगा। और निश्चित तौर पे चांसलर कौन है? अभी चांसलर है आरिफ मोहम्मद खान जी। ये सारे जो भी खींचातानी है निश्चित तौर पर इस तरफ इशारा करते हैं कि अब आवश्यकता आ गई है कि केरल में जो भी इंडिविजुअल वहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, व्यक्तिगत जो विश्वविद्यालय हैं, उनको यूजीसी के नियम के अनुरूप लाने की आवश्यकता आ गई है। और सुप्रीम कोर्ट द्वारा जिस तरीके से कहा भी गया है कि जो विश्वविद्यालय हैं अगर राज्य सरकार के भी, तो उन पर भी यूजीसी के नियम की अगर जब बात आएगी कि कौन प्रिवेल करेगा, तो यूजीसी के नियम ही प्रिवेल करेंगे। तो इस तरीके से भी अगर मामला फंसता है, न्यायालय में जाता है, तो यूजीसी को ही वर्चस्व मिलने वाला है। किंतु जिस तरीके से टीका टिप्पणी हो रही है, खींचातानी हो रही है और वाद विवाद सब कुछ देखने को मिल रहा है केरल के पॉलिटिकल स्फेयर में, उस तरीके से जो आम आदमी है उसके बीच में निश्चित तौर पर जो स्टैंडर्ड है वो गिरता देखने को मिल रहा है। पॉलिटिकल स्टैंडर्ड की बात हो, संस्थान की बात हो, सब तरीके से। और ऐसे में सबसे ज़्यादा समस्या के बीच में जो फ्रेश ग्रेजुएट हैं वो नज़र आ रहे हैं। उनको चिंता है कि उनका जो डिग्री सर्टिफिकेट है उसको पाने में तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि उस पर सिग्नेचर वाइस चांसलर चांसलर के रहेंगे। तो क्या ये सब मामलों से कुछ ऐसा भी इफेक्ट हो सकता है? निश्चित तौर पर अब दाव सिर्फ गवर्नर और गवर्नमेंट का नहीं है, दांव पर और भी बहुत कुछ लग चुका है। दांव पर बच्चों के भविष्य भी है, और साथ ही साथ में पूरी जो उच्च शिक्षा प्रणाली है भारत की, उस पर भी सवालिया निशान ऐसे मामले खड़े करते हैं। आज के हिंदू के एडिटोरियल आर्टिकल में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।